बहुत ही अच्छे उनसे हमें मैनेजमेंट के सूत्र मिलते हैं। क्या सूत्र है? एक तो निरहंकारी, इतना बलवान होने के बावजूद निरहंकारी रहना, यह हनुमान जी की विशेष काबिलियत है। आप पूरे रामायण में पढ़ें और खास करके सुंदरकांड, जिसके हीरो हनुमान जी हैं प्योर, और उस सुंदरकांड के अंदर अच्छा कमाल की बात है, अपने रामायण में ना कांड शब्द जो है बार बार आता है। आजकल तो कहते हैं ना क्या कांड करके आया भाई तू, कांड को गलत वे से लिया जाता है, बट कांड का मतलब एक प्रकार का अध्याय है, एक प्रकार का। तो सुंदर कांड में हनुमान जी स्पेशल हीरो हैं। पूरी रामायण के जो हीरो हैं वो भगवान श्री राम हैं, और पूरी रामायण में हनुमान जी एक पात्र की तरह हैं। पर सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जिसके हीरो हनुमान जी हैं। अगर हम सुंदरकांड पर एक नजर डालें, एक दृष्टि डालें, तो आप देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि हनुमान जी को कहा गया कि भाई तुम जो है इस समुद्र को पार करके, वो लंका है, और लंका में संदेश पहुंचाओ, सीता माता को जो है अंगूठी दे करके आओ। तो वो कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बात चर्चा चल रही थी हनुमान जी पर। नट सेल में हम फिर अपने ज्योतिष पर आएंगे। नट सेल में कुछ गुण जो मुझे हनुमान जी में देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा बली, बलवान, इंटेलिजेंट होते हुए भी उन्होंने हमेशा अपने प्रभु श्री राम को सर्वोपरि माना। एक तरह से बॉस के सबसे ज्यादा आज्ञाकारी और सदैव रहे। और आप जानते हैं कि उन्होंने इस लेवल तक परीक्षा एक बार दे दी कि सीना चीर करके दिखा दिया कि उनके हृदय में राम और सीता के अलावा कुछ भी नहीं। ये इस बात को दिखाता है कि आपके हृदय में क्या है। समझने वाली बात है, आपके हृदय में क्या है, यहीं से सूत्र निकल करके आता है। अगर हम जाने कि हमारे हृदय में क्या है, तो फिर गोल बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है, वो नहीं जान पाते हैं कि उनके हृदय में क्या है, क्योंकि उनके हृदय में बहुत सारी चीज होती है, एक चीज नहीं होती। और जब वो बहुत सारी चीजों को अपने दिल में रखते हैं तो फिर भटकना पड़ता है, फिर द्वारे द्वारे भटकते फिरते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। अच्छा ये फलाना आदमी ये काम कर रहा है तो मैं भी ये काम कर लेता हूँ। अच्छा उसने मुझे कह दिया पान की दुकान खोल ले, तो मैं पान की दुकान खोल लेता हूँ। तो हम लोग अपने हृदय में नहीं समझ पाते कि हमारे दिल में क्या है। हनुमान जी का टारगेट बिल्कुल फिक्स है, हनुमान जी का डेडिकेशन बिल्कुल फिक्स है। हनुमान जी जानते हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो इंसान ये समझता है कि उसे कब, कहाँ, क्यों और कैसे क्या करना है, उसकी जिंदगी में वैसे ही उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम सभी लोगों में बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर हम उन संभावनाओं को इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो हनुमान जी के बारे में चाहे सारी रात चर्चा हो तो भी कम है, क्योंकि जो उन्होंने करके दिखाया, वो असंभव को संभव करके जो दिखाया, वो कमाल का है। जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में जितने भी श्लोक हैं, सभी के सभी श्लोक एक प्रकार के मंत्र रूप का कार्य करते हैं। आप किसी को भी ले लें,
मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, किसी का शरीर ठीक नहीं है, आजकल ये समस्या बड़ी चल रही है कोरोना की। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए मंत्र क्या बन जाएगा? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अब ये 2 लाइन का जो ये श्लोक है, इसको आप मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रोग दूर होगा। खास करके बुखार में, ज्वर में बहुत जल्दी इफेक्टिव प्रयोग है ये। दूसरी बात, अगर किसी को बुखार है, पीपल की जो दातुन होती है ना, अगर पीपल की दातुन के साथ वो इस मंत्र का जाप करता है तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये किस स्टेज में करना चाहिए? जब हमें ऐसा फील होता है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम बहुत ही अनडिसाइसिव स्टेज पर पहुंच गए हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हैं, और हमें कोई दिशा नहीं मिल रही, हमें कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो आप इस मंत्र का जाप हनुमान जी की मूर्ति के सामने कर सकते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आपको तुरंत शक्ति प्राप्त होती है और मार्ग प्राप्त होता है। आप कितनी भी चौपाइयां, जितनी भी हनुमान जी की जो श्लोक हैं, चौपाई हैं हनुमान चालीसा में, हर कोई मंत्र ही है। फिर सुंदरकांड तो अपने आप में ही बहुत सारी चीजें हैं उसमें। हमारे जो देवी देवताओं के बारे में जो श्लोकबद्ध चीजें की गई हैं, उन्हें मंत्र रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कमाल की बात तो ये है। और अब हंसी मजाक में क्या कहूँ, वो मैनेजमेंट गुरु है कि कम रिसोर्सेस के साथ ज्यादा आउटपुट लेकर के, आउटपुट कैसे आता है वो हनुमान जी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से हैं। अब लंका में चले गए, लंका में चले गए तो उन्होंने सबसे पहले तो गीत गाया, फिर ब्राह्मण का वेश भरा और सीता माता को सामने प्रकट हुए। अगर एकदम से दूसरे रूप में प्रकट हो जाते तो कहीं सीता माता ना डर जाती, और उन्हें ये समझा दिया कि भाई मैं बिल्कुल सेफ हूं आपके लिए। तो गाने में क्या गाते हैं, वो सारा वृतांत सुनाते हैं, कैसे कैसे तुम्हारा हरण हुआ, क्या हुआ, ताकि वो सीता माता का विश्वास जीत सकें कि वो उनके हितैषी हैं, क्योंकि वो लंका में थे। वरना सीता माता डाउट में रहती कि कोई लंका में है तो कोई रावण का भेजा हुआ कोई मायावी राक्षस भी हो सकता है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ राम और सीता ही आपस में जानते थे, और राम ने हनुमान जी को बताई थी, तो विश्वास जीत लिया। और फिर उन्होंने क्या काम करा, अक्षय कुमार को मार दिया जानबूझ करके। और अक्षय कुमार को मारने के बाद क्या हुआ, उसे पता था सारे लोग भागे हुए आएंगे। अक्षय कुमार रावण का पुत्र था, उसको मारने का मतलब है सीधा सीधा संदेश पहुंचा दिया कि भाई मैं कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला होने वाला है। यानी कि अपने दुश्मन को एक मैसेज दे दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि अब मामला बहुत गड़बड़ होने वाला है। और फिर उन्होंने जो कलाकारियां दिखाई, अपने बल का विवेक का इस्तेमाल जो किया, वो आप सभी के सामने है। उसके विषय में क्या चर्चा करूं, आप इतने अल्प ज्ञानी हूं हम, जो हनुमान जी की विशेषता की चर्चा हम ज्यादा शब्दों के साथ क्या करें क्या ना करें। वो अपने आप में एक देव है, देवता। देवता जो शब्द है वो एक प्रकार से बना है देने वाले से। वैसे दीवा शब्द का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। दीवा का मतलब दिन, प्रकाश, देवता जो प्रकाशशील है।
जो हमें लाइट दिखाता है, जो हमें मार्ग दिखाता है। जितनी भी शक्तियाँ जिनसे पहले देव लिखा जाता है, इसका मतलब उनमें एक लाइट है, एक प्रकाश है और वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग को दिखाते हैं हमें। इसलिए वो देवता हैं। भगवान राम के भगत हैं, तो इतनी चतुराई से अपने गोल को सेट करते हैं और लंका में जाके अपना कोलैबोरेशन भी कर लेते हैं, एक टाई अप भी कर लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की तरह। वहां उनके ही आदमी को पटा लेते हैं, विभीषण को पटा लेते हैं, हैं? और बहुत से ऐसे कारनामे करते हैं। कहने का मतलब उनको सिर्फ इतना टारगेट दिया गया था कि उन्होंने एक अंगूठी सीता जी को पहुंचानी थी और ये संदेश देना था कि अब प्रभु राम जी आने वाले हैं, प्रभु जी राम जी आने वाले हैं और तुम्हें यहाँ से मुक्त करवा करके ले जाएंगे। परंतु उन्होंने जो टारगेट नहीं भी दिया था उसको भी अचीव करके आए, पर वो समझ गए कि आखिर मुझे करना क्या है। और फिर आप जानते ही है, लंका में उन्होंने आग लगाई है, कपड़ा भी रावण का, तेल भी रावण का और लंका जला दी रावण की। मिनिमम सोर्स रिसोर्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकाल दिया है। तो खैर, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, उनके बल की, उनके पराक्रम की, पराक्रम से भी बड़ा सहनशीलता की। उनकी पूरी स्टोरी में सहनशीलता शब्द बहुत, मैं कहूंगा, लगाना चाहिए। इतना बलशाली व्यक्ति का इतना सामान्य तौर पर रहना और निरअहंकारी होकर के रहना, त्यागी होकर के रहना, प्रभु भक्ति करके रहना, ये अद्वितीय उदाहरण है, जिसको हम कह सकते हैं भूतो न भविष्यति, ना हुआ ना होगा। भगवान राम के बच्चों से बंधन में बंध जाते हैं। भगवान राम के बच्चे लव कुश आते हैं, वो युद्ध करते हैं, कहते अच्छा तू ही हनुमान है, ले चलो तेरे को ही पर लपेट लेते हैं। तो चुपचाप बंध जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु से प्रेम है। और वो कहते हैं अरे ये तो प्रभु के बच्चे, और वो बंध जाते हैं अपने आप में। देखिए, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो सीता बड़ी हैरान हो जाती है कि इतना शक्तिशाली है हनुमान जी, इतने समझदार हैं, कितने ज्ञानी हैं, और ये बच्चों के द्वारा कैसे बंध गए। बड़ा असमंजस की स्थिति में फंस जाती है। बड़ा उन्हें अद्भुत लगता है कि ये कैसे हो सका। ये इसलिए हो चुका क्योंकि उन्हें अपने भगवान से, राम से इतना प्रेम है, वो उनकी ही नहीं, उनके पूरे परिवार की सेफ्टी चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। तो एक प्रकार से हनुमान जी से अनकंडीशनल लव की भी हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। हम तो सोचते हैं वो केवल बल का ही कार्य करते हैं, परंतु नहीं, वो ज्ञान का कारक भी है। और आप जान के बड़ी हैरानी होगी, हनुमान जी ज्योतिषी हैं। हनुमान जी ने ज्योतिष सूर्य नारायण भगवान से सीखा। आज भी हनुमान ज्योतिष प्रचलित है। आपको आज भी हनुमान ज्योतिष के नाम से पुस्तक ढूंढेंगे, बड़े आराम से मिल जाएगी। उनका भी ये कार्य करने का तरीका है। ठीक है जी। तो ये हनुमान जी के ऊपर आज की चर्चा है। बाकी तो कहते हैं ना, अखंड रामायण का पाठ जब करते हैं तो पूरे 24 घंटे लग जाते हैं। तो इतने बड़े महापात्र के बारे में चर्चा करें तो उसके लिए तो समय कितना लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलो, आज प्रभु हनुमान जी का शुरुआत हुई तो अब मन मेरा भी गदगद हो गया। तो आप ही बताओ आगे क्या पढ़ाया जाए, क्या शुरू किया जाए ज्योतिष में। वहीं से शुरू करते हैं। मन खुश हो गया हनुमान जी की चर्चा करके। रामचरितमानस में एक पंक्ति है जी जो हनुमान के संपूर्ण चरित्र को प्रकट करती। जी सुंदरकांड में वे कहते हैं, एही भांति चलियो हनुमाना,
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, वह परमात्मा के उस अमोघ बाण के समान है जो लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता, पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व है। आपने बड़ी अच्छी हनुमान की चर्चा की। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हनुमान जयंती है, आप गुरुवर हैं, आपको भी हमारा सादर नमन स्वीकार हो। और आप ध्यान पूर्वक अगर देखें तो हम भारतीय लोग उन्हें मंगल ग्रह के साथ जोड़ते हैं। जब आप जोड़ते हैं किसी देवता को किसी ग्रह के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना उनकी दोनों की सिमिलरिटी काफी हद तक मिलेगी आपस में। मंगल ग्रह को आप देखेंगे तो इसी प्रकार से पाएंगे, परंतु मंगल में और हनुमान जी में एक बड़ा डिफरेंस है। हनुमान जी जब विध्वंस मचाते हैं तो बोलते नहीं, क्रोध का प्रदर्शन नहीं करते। हनुमान जी जब विध्वंस मचाते हैं तो क्रोध का प्रदर्शन नहीं करते। आप पूरी रामायण देख लो, उनके चेहरे पर कोई क्रोध के भाव नहीं आते। वो पूरी लंका उजाड़ते परंतु कहीं क्रोधी का हिसाब किताब नहीं दिखाते। बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते हंस करके पूरे माइंड का इस्तेमाल करते हुए वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं विद कॉन्फिडेंस। अब यहीं से मंगल ग्रह को आपको समझना होगा। जब मंगल पीड़ित होगा, पाप ग्रहों के साथ होगा या गलत भाव में बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध को रोक नहीं पाता और अपने चेहरे के द्वारा प्रदर्शन करता है। अगर ज्यादा पाप प्रभाव में हो जाए, विध्वंस भी करता है चेहरे से, वो भी पूरा प्रदर्शन भी करता है, साथ में अपने रिलेशन भी बिगाड़ लेता है। परंतु उत्तम कोटि का मंगल किसी की कुंडली में बैठा है तो आप बिल्कुल उसमें वैसे ही गुण पाएंगे जैसे हनुमान जी में। एक तो लोगों के लिए खड़े हो जाना, गरीब की, असहाय की, कमजोर की मदद करना, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए अनकंडीशनल हेल्प करना। जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए उनका साथ दिया, साथ में सुग्रीव का भी इस बात को लेकर के साथ दिया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो अन्याय जिनके साथ भी होता है उनके न्याय के लिए फाइट करना, यह हनुमान जी की खासियत है। तो जिन लोगों की कुंडली में भी मंगल की पॉजिटिविटी है तो ये समझ लेना वो हनुमान जी का ही एक रूप है इस संसार में। छोटे से हनुमान जी मतलब एक इंसान के रूप में। पर मंगल शुभ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप जान के हैरान होंगे, महात्मा बुद्ध की जो कुंडली है कर्क लगन की है और 10वें भाव में मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध किस चीज के लिए जाने गए? क्रोध के लिए या शांति के लिए? और सूचना, जो लोग मंगल को कहते हैं क्रोध क्रोध क्रोध, भाई क्रोध मंगल में जब है जब वो गलत है, गलत बैठा है। लाल किताब भी इसको दो तरह से करती है, एक बद मंगल, एक मीठा मंगल। मीठा जो मंगल है इसका मतलब मंगल की सही पोजीशन बनी हुई है तो मीठा है। मीठे का मतलब वो बहुत प्यारा है। इसीलिए जितने भी शुभ कार्य होते हैं अपने हिंदुस्तान में हम उन्हें मांगलिक कार्य कहते हैं। मंगल से मांगलिक, शुभता को प्राप्त होने वाले, यानी जिन लोगों की कुंडली में भी मंगल शुभ है वो जीवन में शुभता की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी बहुत ऊंचे लेवल का थल सेना अध्यक्ष होगा या वायु सेना अध्यक्ष होगा, आप उनके चेहरे पर कभी भी क्रोध का भाव नहीं देखेंगे, चाहे सामने से युद्ध का मामला अटक गया हो। वो बड़े आराम से धीर गंभीर स्वभाव के साथ अपने शब्दों को रखते और बड़ी चतुराई से साइकोलॉजिकल बात को करते ताकि दुश्मन को एक मैसेज जाए, स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपने हिंदुस्तान में किसी भी थल सेना अध्यक्ष को पब्लिकली ये देखते कहते हुए नहीं सुना होगा जी हमारी तैयारी नहीं है। हमेशा जब भी पत्रकार पूछते हैं जी इस समय बॉर्डर के ऊपर सेनाएं खड़ी हैं आप क्या कहेंगे, वो कहेंगे हमारी तैयारी पूरी है, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर उन्होंने
ऐसी कोई चूक की तो उसको पूरा पूरा उसको हम सबक सिखाएंगे। आपने यही देखा होगा, परंतु वो फटकर नहीं पड़ते। ये मंगल की खासियत है, अच्छे मंगल की खासियत है। तो चलो आज मंगल पे डिस्कस कर लिया जाए। मंगल जो है आपके अंदर की डिजायर है। मंगल डिसाइड द डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है, इच्छा का मतलब क्या है? ये उस डिजायर की बात आ रही है जो रात को आपको सोने नहीं देती। ये वो सपनों वाली डिजायर है जो रात को आपको जगा करके रखते हैं। आपको प्लानिंग बनवाते रहते हैं बार 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 बार, यार कुछ करना है, कुछ करना है, यार ये तो करके ही मानूंगा, ये तो करूंगा ही करूंगा। जिस सपने के लिए आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने जीवन को लगा देते हो, वो मंगल से ही आती है। अब इच्छाएं तो बहुत होती हैं, अब इच्छाओं के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे मैं अक्सर वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में मैं बताता हूं कि भाई करोड़पति किससे बनना है, तो हर कोई हाथ उठा देगा जी हमें बनना है। गरीब से गरीब भी कह देगा जी हमें बनना है। भिखारी भी कह देगा अरे कहने में क्या जाता है, करोड़पति बनना भाई, हाँ हाँ बिल्कुल बनना है। कोई भी मना नहीं करता, फिर भी कोई कोई ही है बनता। अभी कोई कोई कैसे बनेगा? अब ज्योतिषी के लिए तो ये चीज सोचनी बहुत बड़ी बात है। ज्योतिषी के पास हर तीसरा आदमी क्वेश्चन दाग देगा कि साहब सीधी सीधी बताओ, मैं करोड़पति बनूंगा कि नहीं बनूंगा, या 100 करोड़ रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, 10 करोड़ आएंगे कि नहीं आएंगे। अक्सर आम आदमी आम भाषा में ज्योतिषी से ऐसे ही बात करता है। जो प्रेजेंट में मुद्रा का हिसाब किताब चल रहा होता है वो उस लैंग्वेज में बात करता है। किसी जमाने में हम छोटे थे, लोग लखपति को बहुत बड़ा मानते थे। अब जैसे ही बड़े हुए हैं तो लोग करोड़पति को भी कुछ नहीं मानते। आजकल 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ पे बात चलती है। तो अब ज्योतिषी को क्या देखना है कुंडली में कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा? उससे पूछा जाए क्या तुम सचमुच चाहते हो? भाई यस, मैं सचमुच चाहता हूं, मुझे मेरे पास 100 करोड़। कुछ मत देखना, सीधा मंगल का अध्ययन करो, सीधा मंगल ग्रह का अध्ययन करो। अगर मंगल शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठा है, निश्चित रूप से वो करेगा। कितना जल्दी करेगा? फिर देखो कितना शक्तिशाली भाव में बैठा है, कौन सी राशि में शक्तिशाली होकर के बैठा है, शुभ ग्रह के प्रभाव में बैठा है, उतना ही जल्दी अचीव करेगा। अगर मंगल केंद्र में बैठा है, बस सप्तम भाव में नहीं, बस केंद्र में, पहले भाव में, चौथे भाव में और दसम भाव में मंगल बैठा है, क्योंकि सप्तम में भी ताकतवर होता है पर वो सप्तम भाव को ही बिगाड़ बैठता है। तो मैं इसलिए ज्यादा चर्चा उसकी नहीं कर रहा। तो आप ये देखना, अगर वो शुभ ग्रह के प्रभाव में आ गया तो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। अब वो बात अलग है कि वो 1 करोड़ की इच्छा करेगा तो 1 करोड़ मिलेगा, और 10 करोड़ की करेगा तो 10 करोड़ करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहो कि कुछ मत, इच्छा बढ़ा ले, अभी मौका है, सोच ले 10 करोड़ चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा वो टारगेट बनाएगा उतना ही बड़ा वो अचीव करेगा। मंगल प्रैक्टिस है भाई, मंगल हार न मानने की शक्ति है, मंगल जूझने की शक्ति है, मंगल शॉक एब्जॉर्ब करने की पावर है, मंगल एनर्जी का लेवल है, मंगल आपके शरीर में बहता हुआ रक्त है, मंगल जो है आपका जोश है, मंगल जो है कभी आपको हार स्वीकार नहीं करने देता। उत्तम कोटि का मंगल कभी भी हार स्वीकार नहीं करता। आपको पता है ना,
हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा हुए जो 17 बार युद्ध हारे, फिर भी लड़ते रहे और आखिर विजय श्री प्राप्त करके ही माने। ये वही लोग हैं जिनका मंगल अच्छा होता है, उत्तम कोटि का होता है। समझे बात को। अब दूसरी बात, वो लोग जो इच्छाएं बहुत करते हैं पर इच्छाओं की पूर्ति उनसे कुछ नहीं होती है, तो लोग, और ऐसे लोग बड़े बढ़ चढ़ करके प्रश्न पूछते हैं कि मेरा घर कब बनेगा, मेरा फार्म हाउस कब होगा, मैं 100 करोड़ का आदमी कब बनूंगा। ये सब इच्छाएं पूर्ति होंगी कि नहीं होंगी, तो आपने ये देखना है मंगल कमजोर कितना है। जितना मंगल कमजोर होगा उतना ही ज्यादा इच्छा पूर्ति होने के दुर्योग है, मतलब नहीं होगी इच्छा पूर्ति। और वो भी भूल जाएगा, सुबह सोचेगा शाम तक भूल लेगा अपने आप ही, वो आपके पीछे नहीं पड़ने वाला। बहुत सेटिस्फाई टाइप के लोग होते हैं जिनका मंगल कमजोर होता है, बड़े सेटिस्फाई होते हैं। उनको 20,000 रुपए पर मंथ में भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उनमें ज्यादा इच्छाएं भी नहीं होती, साधु संत प्रकृति के हो जाते हैं। वो कहते जो मिल रहा है संतोष धन सबसे बड़ा धन, तो वो उस तरह से होती है। तो ये लोग ज्यादा अचीव नहीं कर पाते। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब मंगल के साथ राहु आ जाता है, मंगल के साथ केतु आ जाता है, मंगल के साथ शनि आ जाता है, मंगल के साथ सूर्य आ जाए तो प्रॉब्लम एक ही केस में होगा, कहीं वो अस्त नहीं होना चाहिए मंगल सूर्य से। अगर अस्त नहीं है फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सूर्य और मंगल का एक साथ होना कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। और राहु मंगल, मंगल केतु तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट देते ही देते हैं, इसको मान के रखिए चलो। अब दूसरी बात, मंगल नीच का राशि का हो जाए, पर मंगल अगर नीच राशि का है तो ध्यान रखिए उसके नीच भंग होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो घबराएं नहीं, उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, कहीं नीच भंग तो नहीं हो रहा। अब नीच भंग कैसे होगा मंगल का, कई तरीके हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, मंगल नीच के कर्क राशि में होते हैं, या और कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। यदि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा वहीं पर बैठ जाए उन्हीं के साथ, तो क्या चंद्रमा हो गया स्वग्रही, चंद्रमा हो गया स्वग्रही। तो स्वग्रही होने का मतलब है कि चंद्रमा के पास बल है और मंगल उसका परम मित्र है, तो अपना कुछ बल वो मंगल को देता रहेगा। जब जब मंगल की जरूरत होगी तो चंद्रमा से उसको मिल जाएगा। तो मंगल जितना देखने में कमजोर है उतना है नहीं, चंद्र बल प्राप्त हो गया। अब दूसरा केस, यदि गुरु वहां पर बैठ जाए, गुरु उच्च के होते हैं, तो पूर्णतया मंगल के दोष को भंग कर देता है गुरु। गुरु मंगल के दोष को पूर्णतया भंग कर देता है। ये मांगलिक सिद्धांत पे भी आप इस सूत्र को याद रखना। जब मांगलिक देखते ना, और अगर मंगल और गुरु एक साथ बैठे हों, मान लो कि 12वें भाव में मंगल गुरु एक साथ बैठ गए, तो मांगलिक दोष भंग हो जाएगा किसी भी भाव में जहां मंगल स्थान में, तो एक बता दिया। और ऐसे ही मंगल नीच का है और गुरु वहां उच्च के बैठ जाए, तो मंगल दोष पूर्णतया भंग हो गया, यानी कि वो नीच का असर बिल्कुल नहीं उस दिखाएगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग मंगल के उसको रिजल्ट प्राप्त होंगे। अच्छी जमीन, अच्छी प्रॉपर्टी, बड़ा शांत स्वभाव, बिल्कुल नहीं। नीच के मंगल के कुछ गुण है, ये समझ लो। वो इंटेलिजेंट तो होता है पर बुखलाया बुखलाया सा फिरता है। जैसे वो हमारे हरियाणा में कहते हैं ना, ततैया आई है इसको छेड़ना मत, हाथ मत लगाना, है नहीं, डंक मार देगा तुरंत। है तो ततैये की तरह बिन बनाते रहते हैं, मतलब लड़ने के लिए तैयार, ऑलवेज रेडी टू फाइट। उन्हें लगता है कि बस मैं लड़ लूं, और कमजोर होते हैं, लड़ भी नहीं पाते। अगर सचमुच लड़ाई हो जाए तो उन्हें पतली गली का रास्ता देखना पड़ता है,
या पिटना पड़ता है। उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। हमेशा याद रखना, ये तो पिटना पड़ता है या पतली गली का रास्ता देखना पड़ता है। अब किस्मत दशा अच्छी चल रही है तो पतली गली मिल जाती है, और दशा बेकार मिल जाती है तो पिट जाते हैं। तो इनके लिए आप अपने क्लाइंट को समझाइए कि भाई लड़ाई झगड़ा तेरे लिए कोई ठीक बात नहीं है, लड़ा मत कर। तो फिर वो अपना सारा गुस्सा पत्नी पे निकाल लेंगे या अपने बच्चों पे निकाल लेंगे। अपने घर के वो जो होते हैं ना, शेर होते हैं, उसे मिट्टी का शेर भी कह सकते हो आप। घर का बना हुआ मिट्टी का शेर जो धाड़ भी मारता है तो उसकी धाड़ घर से बाहर नहीं जाती, मतलब इस तरह का वो होता है। सर, अब एक चीज बहुत काम की है जो आपको समझना होगा, वर्गोत्तम का सिद्धांत। वर्गोत्तम ग्रह का मतलब शुभता नहीं होता, स्ट्रेंथ गेन करना होता है। स्ट्रेंथ गेन कर गया। पहले तो समझो कि ये वर्गोत्तम क्या चीज है। कोई आपकी जो D1 चार्ट है, राशि कुंडली जिसे बोलते हैं, लगन कुंडली जिसे बोलते हैं, कोई ग्रह जिस राशि में D1 चार्ट में बैठा है, सेम राशि में वही ग्रह यदि नवमांश कुंडली में भी बैठ जाए तो वह ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। समझ गए बात को? जो भी ग्रह D1 चार्ट में जिस भी राशि में बैठा है, वह यदि नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठ जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब मंगल मान लीजिए किसी भी राशि, मान लो सिंह राशि में बैठा D1 में, और नवमांशा में भी वो सिंह राशि में बैठ जाए तो मंगल वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम का सीधा मतलब समझ लेना क्या है कि वो ताकतवर हो गया, स्ट्रेंथ गेन कर गया। अब प्राचीन ऋषि ने हर ग्रह के बारे में बताया, हर ग्रह की ताकत बताई है कि अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो उसकी असली ताकत क्या है। जैसे सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य अगर वर्गोत्तम हो जाए तो क्या होगा? सूर्य की स्ट्रेंथ क्या है, कोई बताएगा? आप में से सूर्य का क्या स्ट्रेंथ है? क्योंकि सूत्र क्या कहता है, जो ग्रह वर्गोत्तम हुआ वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेगा। लीडरशिप क्वालिटीज, ऊर्जा, आत्मा कारक ग्रह है, आत्मा कारक। किसने बोला लीडरशिप क्वालिटी? पॉजिटिव एनर्जी, आत्मा कारक। बनर्जी साहब कौन है? बहुत अच्छा बोला, टू द पॉइंट बोला, जिन्होंने भी बोला। सूर्य वर्गोत्तम है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। वो लीड करता है, वो जन्मजात लीडर होता है और उसमें अच्छे लीडर के गुण होते हैं, या मैं कह सकता हूं उसमें पेरेंटशिप्स के गुण होते हैं। जो भी उनके पैर पकड़ लेगा वो कहेंगे बस आज तो तू मेरा है, अब आज के बाद तेरी रक्षा करना, तेरा सारा खर्चा उठाना, तेरी सारी जिम्मेवारी मैं संभाल लूंगा, तू जा मौज कर। इसीलिए सूर्य के साथ हम सूर्य नारायण लगाते हैं कि सूर्य नारायण भगवान। चंद्रमा या किसी अदर दूसरे ग्रह के साथ नारायण नहीं लगाते। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह जिसके साथ नारायण शब्द जोड़ा जाता है, और नारायण का मतलब पालन करता। तो वो लीडर बन करके पालना करते हैं जो भी उनके अपने हैं। अगर किसी नेता की चाकरी करनी पड़ जाए तो कुंडली में देख लेना इसका सूर्य वर्गोत्तम है कि नहीं। वर्गोत्तम है तो बस चिपक जाए ना उसके साथ। जिंदगी में जब भी मंत्री संतरी बनेगा तुम्हें निहाल कर देगा। दुनिया चाहे एक तरफ, वो तुम्हारी तरफ, ये समझ लेना। ये सूर्य का गुण मिलता है। चंद्रमा, चंद्रमा का क्या गुण है? केयरिंग नेचर, मन, शीतलता। क्या बताया? शीतलता और केयरिंग नेचर, केयरिंग नेचर।
चंचलता तो जगदीशी अवगुण है। चंद्रमा का गुणों की बात चल रही है, स्ट्रेंथ की बात चल रही है, अवगुण की बात नहीं चल रही है। स्थिर दिमाग, हैं? स्थिर दिमाग, स्थिर या अस्थिर? दिमाग, स्थिर स्थिर स्थिर। नहीं नहीं, स्थिर दिमाग नहीं। देखो, मन कभी स्थिर हुआ है? नहीं होता सर। मन कभी स्थिर नहीं होता। मन ऐसे दौड़ता ही रहता है, ये मन का स्वभाव है। और मन से कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि जीतेगा मन ही। सर क्रिएटिव रहेगा, प्रसन्न चित्त। क्रिएटिव क्रिएटिव नहीं बोलना चाहिए, इमेजिन, कल्पना, कल्पनाशीलता उनकी स्ट्रेंथ है। वो इल्यूजन। अपनी इमेजिनेशन से वो चित्र बना सकते हैं, वो बहुत अच्छी कविता गढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ये चंद्रमा की स्ट्रेंथ है। बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। मैं भी बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूं ना, कभी मूड आता है तो बहुत अच्छी स्टोरी बनाता हूं। आज आपको समझ में आया क्यों हूं मैं ऐसा? चंद्रमा वर्गोत्तम है। मेरा भी चंद्रमा वर्गोत्तम है। इसमें अगर नीच का अगर है और वर्गोत्तम है, चाहे वो सूर्य आएंगे आएंगे। शुक्ला जी, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जब आनंद बह रहा है तो क्यों नीच का लेके आ रहे हो बीच में? हैं? नीच का नहीं, नीच का पाद में, नीच में पाप प्रभाव होता है थोड़ा है। क्योंकि मैंने शनि नीच का देखा एक का, इसलिए मुझे याद आ ना रहा ना था। ना, कहा है फिर शनि आ गए हैं? उल्टे उल्टे मत लेके आओ। इधर आनंद की गंगा बह रही है, चंद्रमा की। चंद्रमा गंगा जी है, गंगा जी में गोते मारो, ठंडे ठंडे हो जाओगे, एकदम शीतल शीतल। बिल्कुल। चंद्रमा गुरु का जी, जो creativity। स्ट्रेंथ है वो है इमेजिनेशंस। क्रिएटिविटी गुरु जी। इमेजिनेशन किसे वो व्यक्ति, अब मार्क ट्वेन की आप बात करें, कोई बहुत बड़े राइटर की बात करें, आप पिकासो की बात करें, अब ये वही लोग हैं जो अपनी इमेजिनेशन से बहुत सारी चीजें तैयार कर लेते हैं। मैं जो अपनी स्ट्रेंथ समझता हूं कि अगर मैं कोई स्टोरी पढ़ लूंगा तो मैं उसको ज्योतिष में जोड़ सकता हूं। अगर मैं कोई स्टोरी चीज को सुन लूंगा, मैं कोई सूत्र को समझ जाऊंगा, तो उस सूत्र को समझाना कैसे है उसके लिए मैं एक स्टोरी तैयार कर देता हूं। बैठा बैठा विद इन 5 मिनट्स नहीं लगते मुझे। मैं, अब ये क्या चीज है? अब ये मेरी कुंडली की ताकत ही है जो मुझे ऐसा बना देती है। अब ये कहीं ज्योतिष की किताबों में तो लिखा नहीं होता। अब पढ़ के आता हूं कुछ और सूत्र, और सूत्र का मतलब और कोई किताब पढ़ के आ रहा हूं, किताब पढ़ के आ रहा हूं कोई मैनेजमेंट की, और उसको ज्योतिष में फिट कर दिया, और उसको सही फार्मूले में लगा भी देता हूं, और अप्लाई करके देख लेना, कभी भी खराब नहीं जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन सच्ची इमेजिनेशन होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये वर्गोत्तम ग्रह की स्ट्रेंथ है। अब चलो दूसरे पे आते हैं। सूर्य चंद्र मंगल का हो ही गया है जी। और मंगल की स्ट्रेंथ होती है फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ, ताकतवर होते हैं। अच्छा, बुध की क्या स्ट्रेंथ है? कैलकुलेट। बुद्धि। बुद्धि। और कोई बताइए? हंसी मजाक गुरु जी। हंसी मजाक स्ट्रेंथ नहीं है, हैं? वाणी 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 नॉलेज का वृद्धि। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल, कि मुझे कब, कहां, क्यों, क्या मैसेज कन्वे करना है, इंटेलिजेंटली लोगों को टैकल करना बाय द पावर ऑफ द स्पीच। ये बुध की स्ट्रेंथ है। जिसका भी बुध वर्गोत्तम मिलेगा, आप उसको बातों में नहीं जीत सकते, और वो बड़ा कन्विंसिंग होगा। आइडिया करेगा, आइडिया लेकर के आएगा, वो आइडिया सेल करेगा, और इतना शानदार सेल करेगा कि पूछो मत। कन्विंसिंग पावर बाय द पावर ऑफ स्पीच उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब आते हैं गुरु ग्रह पे। गुरु की स्ट्रेंथ क्या है? ज्ञान।
अब जो आप पहले बुद्ध की बता रहे थे, बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, एग्जैक्ट चीज क्या है? शुद्ध बुद्धि गुरु की स्ट्रेंथ है कि बुद्धि तो विवेकशील बहुत है, पर प्योर है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं है, प्योर है, समाज को अपनी बुद्धि बल के द्वारा बदलने की ताकत रखता है, पूरी सोसाइटी को अपनी बुद्धि से अपने पीछे पीछे लेके चल सकता है। ये गुरु की ताकत है। गुरु की भी एक क्वालिटी है, गुरु किसी की पालना नहीं करता, पर गुरु अपने पीछे अपार जन समूह को ले जाने की ताकत रखता है, जो किसी बड़े से बड़े लीडर को भी टक्कर दे सकता है। पर किसके द्वारा? बुद्धि ज्ञान के द्वारा। आप चलते हैं शुक्र। शुक्र की क्या स्ट्रेंथ है? Sir, power of expression. सौंदर्य। सौंदर्य, सौंदर्य इज द राइट आंसर। ब्यूटी, सौंदर्य उसकी रियल स्ट्रेंथ है भाई। शनि, शनि की क्या ताकत है? दासत्व, सेवक। सेवक। और बताएं? न्यायप्रियता। न्यायप्रियता। और बताएं? कर्म कर्म है? कर्म करने की शक्ति। नहीं, ब्रजेश जी आवाज साफ नहीं आई। कर्म करने की शक्ति। कर्म कर्म। और कोई? प्योरिटी। कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। नहीं नहीं, दुख हरण करने की शक्ति, सौरो को ग्रहण, दुख को ग्रहण कर लेने की पावर, दुख को, शॉक को एकदम अब्जॉर्व कर जाता है, बिल्कुल दुख का हरण कर बैठता है। कैसे? कितनी बड़ी से बड़ी घटनाएं उनके साथ हो जाए, वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। जैसे कभी कभी क्या होती है, अपने प्रिय व्यक्तियों की मौत हो जाती है तो कुछ लोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। किसी के जवान बेटे के साथ कोई हादसा हो जाए, उस व्यक्ति का ज्यादा लंबा चलना मुश्किल होता है। जैसे गांव में बात नहीं करते, बोला रे यार इसका तो जवान बेटा मर गया, बोला भाई सही है ये भी चला जाएगा, अभी इसके बस की बात नहीं है, अब ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। क्यों लंबा नहीं चलेगा? लोग उसको जानते हैं इमोशनल है। इमोशनल व्यक्ति की आयु कम होती है। इमोशनल व्यक्ति की आयु कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो किसी ना किसी से इमोशनली अटैच्ड बहुत जल्दी होता है, और अगर उसकी जिंदगी में ये हादसा हो गया तो सहन ही नहीं कर पाता। पर अगर शनि वर्गोत्तम है तो भाई चाहे सारा परिवार समाप्त हो जाओ, उसको वो नहीं पड़ना, मतलब उसमें उस दुख को सहन करने की क्षमता है। राहु की क्या ताकत है? प्लानिंग स्ट्रेटजी। प्लानिंग स्ट्रेटेजी। और असली ताकत क्या है? टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। कैटलिस्ट है, एक्सपांड कर देता है। नहीं, प्रैक्टिकल इन नेचर। मैं आपको सिंपल बताऊंगा। सीमाओं का उल्लंघन करने की ताकत, सीमाओं को क्रॉस करने की ताकत, बाउंड्री को तोड़ने की ताकत। इसलिए राहु विदेश का ग्रह माना जाता है। राहु, हमेशा लॉजिक में जाओ, राहु को विदेशी ग्रह के रूप में क्यों देखते हैं? जब भी हम कहते हैं विदेश यात्रा का जब भी वर्णन आएगा, कोई राहु के बगैर नहीं रह सकता। नेताओं को राहु के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि नेता बाउंड्री को क्रॉस करता है। कौन सी बाउंड्री को? अपने घर की बाउंड्री को, अपने ट्रेडिशंस की बाउंड्री को तोड़ देता है। वो किसी भी चीज को नहीं मानता, हर फाउंडेशन को तोड़ता हुआ चलता है। नरेंद्र मोदी को देख लो, गुजरात में छोटे से गांव में पैदा हुआ और इतने बाल बच्चों के साथ, उनमें से कोई एक लड़का, बाकी सब कुछ नहीं कर पाए, और वो बाउंड्री पे बाउंड्री तोड़ता चला गया और कहां से कहां पहुंच गया। ये राहु की तो शक्ति है। आप इतनी हिम्मत और ताकत रखते हैं कि अपना घर द्वार सब छोड़ करके विदेश में जाने की हिम्मत रखते हैं। ये राहु की ही बलाबल है।
ठीक है, केतु का क्या बलाबल है? केतु ग्रह जो भी स्ट्रेंथ में आता है, या आप कह सकते हो कि वो वर्गोत्तम हो जाता है, तो ये समझिएगा कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अव्वल दर्जे का मैथमेटिशियन बनता है। चलो ये उसकी खैर ताकत नहीं है, ताकत होती है इंट्यूशन। वो इतने इंट्यूशन उनकी स्ट्रांग होती है कि वह पूछो मत। इंट्यूशन का मतलब होता है होने वाली घटनाओं का आभास हो जाना, आभास। वो इंट्यूशन कहलाता है। ये इसी समय क्यों इंटरनेट में गड़बड़ होती है, मुझे पता ही नहीं क्या चक्कर है। आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही है बढ़िया से जी। चलिए अब हम क्वेश्चन और रखते हैं। आज प्रताप जी ने नया सब्जेक्ट रख दिया, उनका साधुवाद बहुत बहुत। भगवान पे, प्रभु पे चर्चा हो गई इस बहाने, और वर्गोत्तम ग्रह निकल आया है, जिसको मैं सोच करके नहीं आया था। ठीक है, आज करवाना था मुझे संबंध है, पर चलो जो भी प्रभु इच्छा, जो भी हनुमान जी की इच्छा। ये भी अच्छा टॉपिक है वर्गोत्तम का। हाँ बताइए शुक्ला साहब, अब नीच के ग्रह की बात कर सकते हैं आप। अच्छा, तो मैं फिर दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो मंगल के बारे में आपने बताया कि अगर वो पहले 10वें और चौथे में हो, पहले चौथे और 10वें में जी, और शुभ हो, जब शुभ ग्रहों के साथ हो, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो अब इसमें दृष्टि भी देखी जाती है? हाँ बिल्कुल शुक्ला साहब, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, राहु का संबंध नहीं होना चाहिए। और 5वें में बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि भी है, शनि की भी दृष्टि है, तो खराब हो गया, खराब हो गया ना शुक्ला साहब, खराब हो गया, सिंपल। हाँ शुद्ध नहीं रहा, बस शुद्ध नहीं रहा तो उसमें गड़बड़ियां करेगा। सिंपल कंसेप्ट, कहीं लगा के देख लेना, बिल्कुल पार। और इसमें शनि जैसे नीच का है, मेरे एक लड़के का भी देखा था, तो शनि उसका लग्न में भी नीच का है, और सेम राशि में वो जाके नवमांश में बैठा हुआ है, बट नीच का ही है वो भी। तो नहीं, आप कह रहे हो लगन में, लगन कुंडली में भी नीच का है, नवमांश कुंडली में भी नीच का है, ये कह रहे हैं? उसी राशि में बैठा हुआ, हाँ उसी राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब है वर्गोत्तम हो गया ग्रह, पर वो नीच का वर्गोत्तम हो गया है। अब ऐसे में देखना क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वह D1 चार्ट में शनि ग्रह की क्या ड्यूटी है। अगर वह शनि की ड्यूटी खराब है तो ये बहुत खराब हो गया, क्योंकि शनि में स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। यानी कि अगर उसकी ड्यूटी मार्केश है या बादीश है तो वो बहुत खराब साबित हो जाएगा। अगर वह अच्छा है, मान लो बढ़िया लगन में का है जिसमें शनि योगाकारी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मिथुन होगी या नहीं, पर्सनल नहीं शुक्ला साहब, फिर तो हर कोई अपनी अपनी दुनिया मेरा नहीं है, किसी का नहीं, मैंने किसी का देखा था। हाँ कोई बात नहीं, वो सूत्र आ गया, वो आपको बता दिया। अगर कोई ग्रह अगर नीच का है और वो वर्गोत्तम हो जाता है, तो हमने सिर्फ इतना चेक करना है केवल मात्र कि वह ग्रह को क्या ड्यूटी मिली हुई है। अगर ड्यूटी शुभ है तो अच्छी बात है। जैसे कर्क लगन में मंगल, अब मंगल नीच का हो जाए लगन में, लगन कुंडली में, नवमांश में भी नीच का हो गया, तो हो तो गया नीच का वर्गोत्तम। पर चूंकि मंगल पंचम भाव का और दसम भाव का स्वामी है कर्क लगन वालों के लिए, तो स्ट्रेंथ गेन कर गया। अब स्ट्रेंथ में यहाँ पे गेन करने का मतलब क्या हुआ, जितना वो आदमी कमजोर लग रहा है लड़ने में उतना है नहीं। अब नीच का है D1 में, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बाहर से ऐसे दिखाई देगी कि यार यूं ही है तो कमजोर सा, या इसको दबाएंगे तो दब जाएगा। पर अगर आपने झगड़ा कर लिया, विवाद कर लिया, तो वो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा मुकदमा, पर हार नहीं मानने वाला, मतलब पीछा नहीं छोड़ने वाला।
मतलब जब तक तुम हाथ पैर नहीं जोड़ लोगे वो नहीं मानने वाला। मतलब आप कहेंगे अरे यार हम तो सोच रहे थे तो छोटी सी कोर्ट में ही मान जाएगा, ये तो डर जाएगा, इसको पुलिस की धमकी दिलाएंगे तो डर जाएगा। ना 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 ना, हाँ उसका व्यवहार ऐसा होगा डरपोक जैसा, मतलब वो खुद से ही हाथ जोड़ के बात करेगा, प्यार भरी बातें करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट है ना, नीच का मंगल इंटेलिजेंट है। तो हाथ नहीं 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 साहब, नहीं नहीं साहब, फिर भी अगर आपने उसके ऊपर चौड़ा होने की कोशिश की तो फिर वो जैसे हरियाणा में कहते हैं ना रॉन्ग नंबर डायल हो गया, तो फिर वो रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है, फिर वो व्यक्ति भी किसी भी हद तक चला जाता है फाइट करने के लिए। ये तो देखने में फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होती है। आपने लास्ट टाइम, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? सर प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ 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 सर लास्ट टाइम अगर कोई ग्रह का हो तो उसके समान फल देता है। कोई ग्रह क्या एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक काम करो आप है ना, आप लिख दो, मैसेज में लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ या चैट में लिख दो आप प्लीज, मुझे आवाज बड़ी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये बार बार लगता है। आप चैट में लिखोगे तो मुझे सर ये बोल रहे हैं कि नीच का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वो उच्च के फल देता है। हाँ 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 ठीक बात है, ये ठीक बात, इट्स करेक्ट। अगर मंगल नीच का है और वक्री हो गया तो उच्च के फल देगा वो। आवाज नहीं आ रही लगता है, फिर अभी यही सेशन खत्म करते। नीच का मंगल है और नीच भंग हो गया तब कैसे फल देगा? नीच का मंगल है, नीच भंग हो गया तो अच्छे फल देगा, जब नीच का भंग ही हो गया तो नीच रहा ही नहीं वो। ये मंगल और शुक्र की युति पर भी विचार करें गुरु जी। हाँ अरविंद जी, आज कनेक्शन बड़ा वो गड़बड़ा रहा है, तो ये मंगल और शुक्र की युति ऐसी है, बड़ी मजेदार युति है। इस पर विचार, हाँ ये हाईली स्पिरिचुअल युति भी है और ये बहुत ही कर्म युति भी है, दोनों ही बातें हैं। ये राजा भरतहरि भी है और ये भरतहरि के बाद का जो है, जो साधुता और जो उसमें तपस्या का अंश है, ये वो भी है। प्रसाद जी ने लिख दिया क्या? आवाज आ रही है सर? प्रसाद बोल रहा हूँ। नहीं सर, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, एक जो नीच का और वक्री ग्रह है वो D1 चार्ट में उच्च के फल समान देता है। तो अगर सेम ग्रह अगर नवमांश में भी नीच का हो तो फिर वो कैसे गिना जाएगा? वो उच्च के समान ही फल देगा। कहा जाएगा या कैसे फल देगा? प्रसाद जी वो उच्च के समान ही रिजल्ट देगा। एक ही प्रॉब्लम होगी, अगर ये मंगल के साथ की जिक्र कर रहे हो तो पेट खराब रहेगा बस, ठीक है। और शनि और गुरु होंगे तो ऐसे। ओके ओके, ये जी, चलिए आज का सेशन यही पूरा करते हैं। आप व्हाट्सएप पे लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो।